जय हिंद दोस्तों, मैं अफजल सर। मेरे YouTube चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आई होप आप अच्छे से होंगे, बेहतरीन होंगे। आज बाबू हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। एक छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है वर्णमाला। वर्णमाला वर्णमाला सबसे पहले जानेंगे कि वर्णमाला किसे कहा जाता है। वर्णमाला किसे कहा जाता है, तो सबसे पहले आप लिखिए वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णों के व्यवस्थित समूह क्या होंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह क्या होंगे? जैसे ये जितने भी अक्षर हैं, ये पहले तो बात अब आप समझिए कि जो अक्षर होते हैं और जो वर्ण होते हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आप एक छोटा सा हेडिंग के बीच दे के लिख सकते हैं कि अक्षर और वर्ण में अंतर। अक्षर और वर्ण में अंतर, ये छोटा सा टॉपिक है। अक्षर और वर्ण में अंतर। अक्षर और वर्ण में अंतर क्या होता है कि जो ध्वनि, अक्षर बोला जाता है कि जो ध्वनि जो ध्वनि जो ध्वनि जो ध्वनि मुख से निकलकर जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में फैल जाए, जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में फैल जाए, उसे बाबू हम लोग अक्षर कहेंगे। जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में फैल जाए, उसे अक्षर कहते हैं। जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में फैल जाए, उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अक्षर कहते हैं। अक्षर आपको समझ में आई? जितनी बात हम बोल रहे हैं, क्या सारी बातों को हम लिख पा रहे हैं? कोई बात को हम लिख नहीं पा रहे हैं, वो मेरा क्या हो गया बाबू? अक्षर हो गया। क्या हो गया? अक्षर। क्या हो गया बाबू? अक्षर हो गया। आपको अब समझना है वर्ण। वर्ण क्या होते हैं? तो मुख से तो निकले, सबसे बड़ी बात कि मुख से निकले और इसको लिखित रूप मिल जाए। लिखित रूप देना। मुख से तो निकले, पहली बात की बाबू मुख से निकले, और दूसरी बात इसको लिखित रूप मिल जाए। कैसा रूप मिल जाए बाबू? लिखित रूप मिल जाए, उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल की बात कर रहे हैं, तो मेरा क हो जाएगा, ख हो जाएगा, ग। बाकी सब आप समझ ही रहे हो। ये सब आपका मेरा क्या हो गया? लिखित। क्या हम बोले क और हम लिखबे ना करें, तो क्या हो जाएगा बाबू? आपका अक्षर हो जाएगा। और जिसको हम लिख दे वो मेरा क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ण। आई होप आप इतना समझ पाए होंगे। इतनी तो आपको क्लियर है। एक चीज बड़ा फेमस है, क्वेश्चन पूछेगा कि भाषा की भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? और क्वेश्चन पूछेगा कि भाषा की सबसे मौखिक इकाई क्या है? मौखिक इकाई क्या है? तो क्वेश्चन आप लिख सकते हो। इतना आप देख लीजिए, इसको उतार लीजिए, इसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। अगर हम लिख रहे हैं क्वेश्चन, हम लिख रहे हैं कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई
भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। दूसरी बात कर रहे हैं कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाषा की सबसे छोटी लिखित, लिखित मतलब आप समझ ही पा रहे होंगे, लिखने की प्रक्रिया, लिखने की प्रक्रिया लिखित बोला जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि लिखित क्या होगा और एक बोल रहा है कि मौखिक क्या होगा। बात दोनों में सेम है, छोटी इकाई, छोटी इकाई, बस अंतर इतना है कि एक लिखित है और एक आपका मौखिक है, एक लिखित है और एक आपका मौखिक है। तो लिखित अलग होते हैं, मौखिक अलग होते हैं। जैसे अभी अक्षर आप पढ़े होंगे तो अक्षर में आप ध्यान दिए होंगे कि जितनी भी बातें आपको हम बोल रहे थे, क्या सभी बात को लिख पा रहे थे? तो नहीं लिख पा रहे थे, नहीं लिख पा रहे थे, कोई बात हम नहीं लिखे। लेकिन वर्ण में देखेंगे तो कोई बात हम बोले होंगे तो हम लिखे हैं। जैसे क बोले तो हम लिखें, ख बोले तो हम लिखें, बाकी सबको तो नहीं लिख पाए। तो हम लिख नहीं पाए लेकिन उसको हम बोले, यानी बोले, ध्वनि निकली। तो बोलेंगे, ध्वनि निकलेगी, मौखिक कहलाएगा। यानी बात करेंगे, अगर मौखिक की छोटी इकाई की बात करेंगे तो बाबू आपका ध्वनि होगा। क्या होगा? ध्वनि होगा। लेकिन अगर हम लिखित की बात करते हैं, जैसे वर्ण में हम लिखे हैं, क बोले हैं तो क लिखे हैं, ख बोले हैं तो ख लिखे हैं। लेकिन लिखित में अगर आप मौखिक में बात करेंगे तो नहीं लिखे हैं, मौखिक में हम नहीं लिखे हैं, लेकिन लिखित में हम लिखे हैं। तो कौन किसको हम लिखित में लिखे हैं? तो हम लिखेंगे वर्ण। किसको लिखे हैं? वर्ण को। तो बड़ा ये क्वेश्चन फेमस है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? तो आंसर होगा वर्ण। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? तो आपको बोलना है ध्वनि। क्या बोलना है? ध्वनि। क्या बोलना है बाबू? ध्वनि। अगर हम बात करते हैं कुल ध्वनि, कुल वर्ण की बात करते हैं, टोटल वर्ण यानी कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? कुल वर्णों की संख्या होती है बाबू 52, 52। कितना होता है? 52। कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, जिसमें से आपको बाबू 52 का 52 पढ़ना है, जिसमें आपको 52 का 52 पढ़ना है, जिसमें स्वर वर्ण आएंगे, व्यंजन आएंगे, अयोगवाह आएंगे और आपका संयुक्त व्यंजन आएंगे, संयुक्त व्यंजन और उच्छिष्ट व्यंजन आएंगे, उच्छिष्ट व्यंजन आएंगे। यानी अगर हम बात करेंगे वर्ण की, किसकी बात करेंगे? वर्ण। वर्णमाला में ही पढ़ना है वर्ण। तो अगर हम बात करें वर्ण की, कुल वर्ण, कुल वर्ण यानी कुल वर्णों की संख्या होता है 52, 52। कितना होता है? 52। कौन कौन से 52 में होते हैं? 5 होते हैं। इसको 5 भाग में हम लोग पढ़ेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। पहला होगा बाबू स्वर, स्वर। दूसरा होगा आपका व्यंजन, व्यंजन। तीसरा का बात करेंगे बाबू अयोगवा, अयोगवा, अयोगवा। चौथा का बात करेंगे तो ये हमारा होगा संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। और पांचवा का बात करेंगे, ये होता है बाबू उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन। कितने होते हैं? कितने होते हैं बाबू? 5। कितने भाग में पढ़ेंगे? 5। कितने भाग में पढ़ेंगे? 5। 5 उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन क्या दिख पा रहा है? उच्छिष्ट व्यंजन दिख पा रहा है? उच्छिष्ट व्यंजन आपको दिख पा रहा है? उच्छिष्ट व्यंजन दिख पा रहा है। यानी कितने भाग में पढ़ेंगे हम लोग? 5। स्वरों की संख्या कितना होता है? व्यंजनों की संख्या कितना होता है? अयोगवाह की संख्या कितना होता है? और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितना है? उच्छिष्ट व्यंजन की संख्या कितना होता है? ये हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। अगर हम स्वर की बात करें तो स्वर की संख्या होती है 11। स्वर की संख्या कितना होता है? 11। स्वर की संख्या कितना होता है? 11। अब 11 का नाम लिख सकते हो, आप 11 का नाम लिख सकते हो।
जैसे इसमें हो जाएगा बाबू आ ई दीर्घ ई उ दीर्घ उ री री ए ओ और ओ। क्या आप गिन पा रहे हो 11 हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुए। यानी टोटल अगर स्वर की बात किया जाए तो कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं? 11। अगर वर्ण की बात किया जाए तो 52, वर्ण की बात किया जाए तो 52, वर्ण की बात किया जाए तो 52। स्वरों की संख्या 11, स्वरों की संख्या 11, व्यंजनों की संख्या 33, व्यंजनों की संख्या 33, व्यंजनों की संख्या 33, व्यंजनों की संख्या 33। यह ज्यादा है, इसको सबसे अंत में पढ़ेंगे। 33 गो का सबसे 33 का अंत में पढ़ेंगे। लेकिन अयोगवाह की बात करें तो अयोगवाह 2 होता है। कितने होते हैं? 2। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो ये होते हैं बाबू 4। कितने होते हैं? 4। उच्छिष्ट व्यंजन की बात करें तो उच्छिष्ट व्यंजन भी आपका 2 होता है। तो जो छोटा छोटा है पहले उसको देख लेते हैं, फिर हम 33 व्यंजन को बताएंगे। 33 व्यंजन को उसके बाद हम बताएंगे। स्वरों की संख्या 11, स्वरों की संख्या 11, व्यंजनों की संख्या 33, व्यंजनों की संख्या 33, व्यंजनों की संख्या 33। अयोगवाह की संख्या 2, अयोगवाह की संख्या 2, अयोगवाह की संख्या 2। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4। उच्छिष्ट व्यंजन की संख्या, उच्छिष्ट व्यंजन की संख्या, उच्छिष्ट व्यंजन की संख्या आप बदलाइए 2। कितने? 2। आप बाबू जहां भी हो, जहां से पढ़ो, थोड़ा थोड़ा बोल के पढ़ो, बोलने से याद होता है। स्वरों की संख्या 11, स्वरों की संख्या 11, जैसे हम बोल के पढ़ रहे हैं, आप भी बोल के पढ़िए। व्यंजनों की संख्या 33, व्यंजनों की संख्या 33। अयोगवाह की संख्या 2, अयोगवाह की संख्या 2। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4। उच्छिष्ट व्यंजन की संख्या 2, उच्छिष्ट व्यंजन की संख्या 2, उच्छिष्ट व्यंजन की संख्या 2। याद में आप 11 स्वर को देख पा रहे हो? क्या आप 11वें स्वर को देख पा रहे हो? बिल्कुल देख पा रहे हो। व्यंजन की बात करें, व्यंजन की, तो व्यंजन 33 होते हैं। सबसे पहले हम अयोगवाह पढ़ लेते हैं, संयुक्त व्यंजन पढ़ लेते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम मिटाएंगे तो फिर ये 33 को हम लिख देंगे। अयोगवाह की बात करेंगे तो अयोगवाह की संख्या 2 होता है। एक होता है अन और एक होता है अह। एक अन और एक अह। तो अयोगवाह की संख्या कितने हुए? 2। कितने हुए बाबू? 2। अगर हम संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं तो इसका होता है बाबू 4। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। एक होता है कश्य। क्या होता है? कश्य। इसको छ नहीं पढ़ा जाता बाबू, कश्य पढ़ा जाता है, कश्य। एक होता है बाबू त्र, इसको त्र क्या बोलेंगे? त्र। क्या बोलेंगे? त्र। और होता है बाबू, एक होता है बाबू श्र, एक होता है बाबू श्र। क्या होता है? श्र। क्या होता है? श्र। और एक होता है त्र। एक क्या होता है? त्र। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितने हुए? 4। कितने हुए? 4। कौन कौन? कश्य, त्र, त्र 2 बार लिख दिए क्या? अच्छा, त्र 2 बार लिख दिए। एक होता है ज्य, ज्य, इसको हम लोग ज्ञान बोलते हैं। काका गगा में पढ़ेंगे तो ज्ञान बोलेंगे। एक कश्य, एक त्र, एक श्र और एक ज्य। क्या होता है? ज्य। ज्ञान नहीं होता है, ज्य होता है। विज्ञान नहीं होता है, विज्ञान होता है। ठीक है, तो ये ज्ञान नहीं होता है, ये ज्य होता है। क्या होता है? ज्य। तो एक कश्य, एक त्र, एक श्र और एक ज्य। ठीक है। अगर हम उच्छिष्ट व्यंजन की बात करते हैं तो इनकी संख्या होती है 2। कितनी होती है? 2। एक अण और एक ढ, जो नीचे नुक्ता हो, जिसके नीचे नुक्ता हो। नुक्ता समझते हो? ऐसे बिंदु, इसको नुक्ता बोला जाता है, नुक्ता बोला जाता है। तो उच्छिष्ट व्यंजन की संख्या 2, उच्छिष्ट व्यंजन की संख्या 2, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4। कश्य, त्र, श्र और बाबू आपका ज्य। अयोगवाह की संख्या 2, अन और अ। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4, कश्य, त्र, श्र और ज्य।
4 संयुक्त अयोगवाह की संख्या 2, स्वर की संख्या 11, उच्छिष्ट व्यंजन की संख्या 2। या आप देखें तो इसको टोटल करिए, टोटल करने पर 52 हो रहा है, बिल्कुल हो जाएगा। 33 11 44, 45 46, 46 4 50 और 2 52, यानी कुल वर्ण की संख्या 52, कुल वर्णों की संख्या 52, स्वरों की संख्या 11। 11 क्या आप 11 स्वरों का नाम बता सकते हो? अ, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ और औ। कितने हुए बाबू? 11। कितने हुए? 11। बाकी आप देख पा रहे हैं व्यंजनों की संख्या होते हैं 33। ये नीचे वाले हम मिटा रहे हैं, अब हम लिख रहे हैं व्यंजन 33। 33 व्यंजन का नाम लिख रहे हैं, 33 व्यंजनों का नाम। क, ख, ग, घ और अंग। च, छ, ज, झ, ऐया। इया नहीं होता है, ऐया। ट, ठ, ड, ढ, ऐ। त, थ, द, ध और न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। ये जो तालाबी स होता है इसका भाग नहीं होता है, तो तालाबी स इसका भाग नहीं होता है। तीनों स, तालाबी स, मूर्धन्य स, तांती स और एक हा। ये टोटल कितने हुए? 33। 1 2 3 4 5 5 10 15 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33। तो व्यंजनों की संख्या 33, 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 स्वरों की संख्या 11, स्वरों की संख्या 11, स्वरों की संख्या 11। अगर हम बात करें अयोगवाह की संख्या, अयोगवाह की संख्या पूछेंगे, आप बोलिएगा 2। अयोगवाह की संख्या 2। संयुक्त का पूछेंगे, संयुक्त का आपको बोलना है 4। संयुक्त का पूछेंगे 4। उच्छिष्ट का बोलना है, उच्छिष्ट का आपका 2, उच्छिष्ट का आपका 2। ये आप टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 44 45 आपका हो जाएगा 52। कितना हो जाएगा? 52। आप अगर व्यंजन की बात करते हैं तो टोटल व्यंजनों की संख्या 33। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ऐया। ऐया नहीं होता है, ऐया होता है। ये आपका टोटल 33 व्यंजन हुए। कितने व्यंजन हुए? अगर एक जो छोटा सा एक बात बताते हैं आपको, एक जो बहुत ऐसे पाई होता है जिसके नीचे वर्ण लिखे जाते हैं, जैसे क, ख, ये पाई के नीचे लिखा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीरो रेखा। क्या बोलते हैं बाबू? सीरो रेखा। सीरो रेखा, सीरो रेखा। और इसके नीचे एक पाई होता है जिसपे सारे अक्षर लिखे जाते हैं। जैसे अगर हमको क बनाना होगा तो इसी में से बनाएंगे, अगर हमको ख बनाना होगा तो ये ख का ये जो पाई है, ये हम लोग को इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं बाबू खड़ी पाई। क्या बोलते हैं? खड़ी पाई। एक होता है सीरो रेखा, इसको बोलते हैं हम लोग सीरो रेखा, नीचे वाले को खड़ी पाई, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? सीरो रेखा, सीरो रेखा। और नीचे वाले को बोला जाता है बाबू खड़ी पाई। क्या बोला जाता है? खड़ी पाई। अब इसकी क्या जरूरत होगी कि हमको बताना पड़ा है? इसकी क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है, जानकारी के लिए हम आपको बता देते हैं। जैसे ये सीरो रेखा होता है तो सारे अक्षरों पर सीरो रेखा पूरा पूरा दिया जाता है। आप देखेंगे च पर पूरा है, छ पर पूरा है, ज पर पूरा है, झ पर पूरा है, ऐया पर पूरा है, यानी सब पे पूरा है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा होता है जिसपे पूरा नहीं होता है, आधा आधा होता है, बीच में गैप होती है। किसकी गैप होती है? तो जो ऊपर से गोलाकार हो, यानी जो ऊपर से गोलाकार हो, जैसे ऊपर से गोलाकार होता है ध, कौन होता है? ध। घ गोलाकार नहीं होता है,
घ ऐसे नॉर्मली होता है, लेकिन अगर ध की बात करते हैं तो ध ऊपर से ऐसे फिर गोलाकार होता है। तो हम जहां ध होगा, यहाँ देखिए ध है, ये गोलाकार है, तो ये सीरो रेखा पूरा ऊपर ऊपर नहीं रहेगा, हाफ हाफ करके रहेगा, यानी आधा इधर से और आधा इधर से, यानी हाफ। अगर थ की बात करते हैं थ, तो ये भी ऊपर से गोलाकार है, ऊपर से क्या है, गोलाकार है, तो गोलाकार वाला में क्या होगा, हाफ होगा। एक होता है बाबू भ, भ में भी ऊपर का क्या है, गोलाकार है, ऊपर का क्या है, गोलाकार है। तो ये ऊपर वाला